Hello everyone. Welcome back to Madam H once again. Well, in this contract series, this is the fourth video, and in this video we are going to study about free consent. Till now we have completed offer, acceptance and competency to contract. Now the next essential element that is required for a valid contract to be formed is free consent. Now, what is free consent? The Contract Act does not define what free consent is. Rather, it tells us that what free consent will not be. तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये नहीं लिखा है कि फ्री कंसेंट क्या होती है, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये ज़रूर लिखा है कि अगर इन 5 चीज़ों से हमारा कंसेंट इन्फ्लुएंस होता है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा. मीनिंग अगर ये जो चीज़ें लिखी हैं, सपोज़ 1 2 3 4 5, अगर ये प्रेजेंट हो जाती हैं किसी भी इंसान की कंसेंट में, देन उस इंसान की कंसेंट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ फ्री कंसेंट. बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम समझते हैं कि फ्री कंसेंट होता क्या है. सो फ्री कंसेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ व्हेन 2 persons agree upon the same thing in the same sense. मीनिंग जो पर्सन ए बोल रहा है वो ही पर्सन बी समझ रहा है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लीगल मैक्सिम होता है जिसको बोलते हैं कंसेंसस एड ईडम. कंसेंसस एड ईडम का मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस. मतलब जो पर्सन ए टर्म्स एंड कंडीशंस बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के लिए, सेम कंडीशंस एंड जो भी टर्म्स हैं वो पर्सन बी को सेम समझ में आ रहे हैं. If there is a slightest bit of confusion or a difference of opinion, or the person's consent is not free, his or her will is not free, then it will not amount to फ्री कंसेंट. क्लियर? सो जैसा कि मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये डिफाइंड है कि फ्री कंसेंट क्या नहीं होगा. तो देखते हैं. सेक्शन 14 में दिया हुआ है कि फ्री कंसेंट क्या होगा. लिखा है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री. कंसेंट तभी फ्री कहलाएगी व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय, जब वो किससे कॉज ना की गई हो या इन चीज़ों से कंसेंट ना ली गई हो. जैसे क्या क्या? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. अगर इन 5 चीज़ों से कंसेंट ली जाती है तो वो हमारी फ्री कंसेंट नहीं होगी. यानी इन ऑर्डर टू बी one's consent as free, there has to be absence of these 5 elements. क्या क्या? coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. वन बाय वन हम इन चीज़ों को आगे बढ़ेंगे. उसके पहले एक एग्जाम्पल बहुत छोटा सा लेते हैं. जैसे देयर वाज अ केस ऑफ रैफल्स वर्सेस विशलहॉर्स. इन दिस केस व्हाट हैपेंस, these both the parties they enter into an agreement to send some goods through ships. Now there were 2 ships of the same name. The person A understood it to be ship A, the second person understood it to be ship B. सेम नाम के 2 शिप्स थे, दोनों को कन्फ्यूजन हो गया. एक को लगा शिप ए है, दूसरे को लगा शिप बी है. हियर देयर वॉज नो कंसेंसस एड ईडम, देयर वॉज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स. ठीक है, कंसेंसस एड ईडम को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मीटिंग ऑफ माइंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंसस एड ईडम प्रेजेंट नहीं था, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था. हेंस दैट अग्रीमेंट वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड अग्रीमेंट. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आया. अब हम पहला एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं, कोअर्जन. अब देखो कोअर्जन क्या होता है. कोअर्जन इज जब आप किसी इंसान का कंसेंट लेते हैं बाय थ्रेटनिंग दैट पर्सन और कमिटिंग एनी एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय IPC. मतलब आप किसी भी इंसान को कोई भी ऐसा काम करके उसकी कंसेंट ले रहे हैं जो IPC, जो कि हमारा क्रिमिनल लॉ हुआ करता था, नाउ इट इज़ BNS, बट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब का है तो ये उसमें ये वहाँ पे ये लिखा है, अमेंड हो गया होगा अब. ठीक है, तो मैंने ये पुराने बैरक से लिया है. तो IPC के द्वारा जो भी चीज़ जो क्रिमिनल लॉ ने हमारे प्रोहिबिट करी है, आप उस एक्ट को करके किसी का कंसेंट लेते हैं, देन इट इज़ सेड दैट यू हैव टेकन द कंसेंट बाय कोअर्जन. जैसे आप किसी को ज़बरदस्ती डिटेन करना, बंदी बनाने का करते हो, या आप उसको थ्रेटन करते हो, या आप उसकी प्रॉपर्टी को लेने का थ्रेटन करते हो.
ठीक है, या आप किसी भी पर्सन को कोई भी ऐसा एक्ट करके, धमका के, डरा करके, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी अगर आप एक्ट करते हैं जो आईपीसी के द्वारा प्रोहिबिटेड है, देन द कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री बिकॉज यू हैव टेकन द पर्सन्स कंसेंट बाय कोअर्जन। अब एक सवाल आता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आईपीसी फोर्स में नहीं है, मतलब वहाँ पे आईपीसी लागू नहीं होता है, बट स्टिल आपने उस इंसान के ऊपर कोअर्जन अप्लाई किया है, तब आप क्या बोलेंगे? तो हमारा लॉ साफ साफ बताता है इट इज़ इममटीरियल, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आईपीसी में है वो वहाँ पे फोर्स पे था कि नहीं था। आपने अगर कोअर्जन एम्प्लॉय किया है, अगर आपने इंसान के ऊपर कोअर्जन अप्लाई करके उसकी कंसेंट ली है, देन द कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि ए है और बी है, दोनों मान लीजिए किसी शिप पर है, ठीक, या मान ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि ए है बी है। ए जो है वो आपका रास्ते से जा रहा है और बी रास्ते में आता है गन लेकर के, ठीक है, और ए को थ्रेटन करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगा या आई विल हार्म यू, और तुम मुझे अपना सारा जो भी सामान है, पोजेशन है, वो मुझे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं कहलाएगी। हाँ, इसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट चार्जेस भी लगेंगे, क्रिमिनल केस भी बनेगा, बट एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि अगर थ्रेटन कर रहे हैं हार्म करने का, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब ये कोअर्जन जो, जैसे मान लीजिए आप, किसी ने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया और बोला कि तुम अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स, यू साइन इट इन माई नेम, यू ट्रांसफ़र ऑल योर प्रॉपर्टी इन माई नेम, ठीक है, अदरवाइज आई विल हार्म योर चाइल्ड, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी कोअर्जन। अब सवाल ये है कि कोअर्जन का इफेक्ट क्या होता है? तो कोअर्जन का इफेक्ट ये होता है दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इन नेचर, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। अगर जिस इंसान का फ्री कंसेंट नहीं था, जिस इंसान के ऊपर कोअर्जन अप्लाई करके उसका कंसेंट लिया गया, वो चाहे तो कोर्ट जा करके उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? एबल टू बिकम वॉइड, ठीक है, एबल टू बी वॉइड। तो वो इंसान चाहे तो कोर्ट जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है, नलीफाई करा सकता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखो वर्ड क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब किसी भी इंसान के ऊपर आप अपना इन्फ्लुएंस कास्ट कर रहे हो, या हम ये बोल सकते हैं कि यू आर एबल टू मैन्युपुलेट समबडीज विल। आप किसी की इच्छा शक्ति, आप किसी की विल को मैनिपुलेट करने की ताकत रख रहे हो, ठीक है। तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा कैसे? अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी होगा जब जो दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कुछ ऐसा रिश्ता एग्जिस्ट करता हो वेर वन पर्सन इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। मतलब जैसे दो पर्सन है ए और बी, तो ए एक ऐसी सुपीरियर पोजिशन पे है। एक सेकेंड, हाँ, मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करती हूँ तो समझ आएगा बेहतर। A is at a superior position to dominate the will of B, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। तो टीचर ने स्टूडेंट से उसकी गोल्ड रिंग ले ली जस्ट फॉर 500 रुपीज़ और बोला कि मैं तुम्हें एग्जाम पेपर में I'll give you extra marks or I'll give you full marks. Here the teacher is at a superior position to dominate the will of the student, and therefore she has been able to manipulate the will and create an undue influence on the student, and the student's consent was not free. Clear? तो अब देखो ये होता क्या है? ये तभी होता है जब एक इंसान की दूसरे इंसान के ऊपर या तो कोई अथॉरिटी हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अथॉरिटी होती है एम्प्लॉयर की, या कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। या फिर जो सामने वाला पर्सन है उसकी मेंटल कैपेसिटी को आप अफेक्ट कर पा रहे हो, मे बी उसकी एज की वजह से। जैसे मान लीजिए बूढ़े माँ बाप हैं और बच्चे जो केयर कर रहे हैं, इलनेस या मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। आप इन सारी चीज़ों की वजह से अगर किसी भी पर्सन की विल को डोमिनेट कर पा रहे हैं, देन द कंसेंट इज सेड टू बी influenced by the factor of undue influence and the consent is said to be not free. Clear? Now what is fiduciary relationship? Fiduciary relationship is a relationship which is based on trust and confidence. Clear? जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, सॉलिसिटर क्लाइंट, ट्रस्टी ट्रस्ट, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक सेकेंड ना, ट्रस्टी ट्रस्ट, स्पिरिचुअल एडवाइज़र एंड डिवोटी,
पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ, मास्टर सर्वेंट, गार्जियन एंड वार्ड। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। इसके अलावा भी हो सकते हैं, एक हम और लिख सकते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स दैट आई हैव रिटन। दिस मीन्स दीज आर the relations where fiduciary, the trust and confidence exist, and these are written on the left side. They are at a superior position who can dominate the will of the people, written in the at the right hand side. Clear? तो अब इसका क्या होता है, इसका भी यही होता है कि these are voidable at the option of the parties। अगर आप चाहें तो जा करके जो जिसकी विल को डोमिनेट किया गया है, जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कास्ट किया गया है, वो चाहे तो जा करके कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाउ द थर्ड इज फ्रॉड। फ्रॉड का क्या मीनिंग होता है? फ्रॉड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत लेमैन टर्म में सबको यूज़ करता है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है या तो सामने वाले पर्सन ने एक्टिव कंसीलमेंट किया हो किसी फैक्ट का जिसको वो जान रहा है कि सही है, या फिर कोई प्रॉमिस किया हो विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। उनकी इंटेंशन नहीं थी उस प्रॉमिस को फुलफिल करना, फिर भी प्रॉमिस किया। या कोई जहाँ पे डिसीव करने की इच्छा हो, डिसीव मतलब छल, ठीक है, धोखा, छलावा देने की, डिसेप्शन, आपको छल करने की आपकी इंटेंशन है, ठीक है। या कोई भी एक्ट जो कि स्पेशली डिक्लेयर मतलब फ्रॉड्यूलेंट या कुछ ऐसा एक ओमिशन आप करते हैं जो फ्रॉड्यूलेंट की डेफिनेशन में आता है, उसे फ्रॉड मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए है और बी है। ए अपनी बाइक बी को सेल करना चाहता है और ए जानता है कि बाइक इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन और वो बाइक टाइम टू टाइम ख़राब हो जाती है। बट वो बी को बोलता है कि नहीं यार, ये तो बहुत नई बाइक है, हार्डली ये अभी 1000 किलोमीटर चली है एंड इट इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन, ये बहुत अच्छी, तुम ले लो। बी ए की बातों पर विश्वास करके उस बाइक को ले लेता है। बाद में वो बाइक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और पता चलता है दैट इट वाज ऑलरेडी अ सेकेंड हैंड बाइक, वो फर्स्ट हैंड बाइक नहीं थी, ए ने भी वो सेकेंड हैंड खरीदी थी और वो सेकेंड हैंड बाइक है एंड इट इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। हियर ए हैज़ कमिटेड फ्रॉड। वाई? बिकॉज ए हैड द इंटेंशन टू डिसीव। एक तो ए का इंटेंशन था डिसीव करने का, दूसरा ए ने क्या किया, ए ने किया कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट क्या किया कि ये सेकेंड हैंड बाइक है। तो बेसिकली क्या है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए धोखा देने की, आप जानबूझ के कुछ चीज़ को छुपा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे कैच है। कैच क्या है? एक्सप्लेनेशन लिखती है मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। मतलब जैसे मान लो ए है और बी है, ठीक। ए के पास हॉर्स है, बी आता है उस हॉर्स को बाय करने के लिए। अब ए की लाइबिलिटी नहीं है बताने की कि हॉर्स अच्छी कंडीशन में है कि नहीं। ए चुप रह जाता है, ए कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। ए रिमेन्स साइलेंट, ना तो वो पॉजिटिव बताता है ना तो वो नेगेटिव बताता है। और बी अपने आप हॉर्स को खरीद के चला जाता है। बाद में पता चलता है हॉर्स 2 महीने बाद 4 महीने बाद हॉर्स की डेथ हो जाती है या हॉर्स बहुत बीमार पड़ जाता है। नाउ बी कैन नॉट सू ए फॉर फ्रॉड। वाई? बिकॉज मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। बट अगर हम यहीं पर एक एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करें, अगर बी आता और ए से पूछता कि ए से पूछता कि तुम्हारा हॉर्स क्या सही साउंड हेल्थ में है कि नहीं, ठीक है। व्हाट इफ बी आस्क्स क्वेश्चन, अगर वो पूछता कि ए जो तुम्हारा हॉर्स है क्या वो साउंड हेल्थ में है कि नहीं, वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री मांगता कि आज से पहले वो हॉर्स कब कब बीमार पड़ा है, और ए फिर भी चुप रह जाता, तब ए वुड हैव कमिटेड फ्रॉड। क्लियर? सो ए की अपने आप से लाइबिलिटी नहीं है टू टेल दैट वेदर इट इज़ इन अ गुड कंडीशन और नॉट, लेकिन बी पूछ रहा है और फिर भी ए नहीं बता रहे, देन इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। क्लियर? सो मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। और यहाँ पर इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट यही होता है द पार्टी कैन विथड्रॉ और नलीफाई द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई करा सकती है। क्लियर? अब फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में बच्चों को अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होता है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। द डिफरेंस इज यहाँ पर आपका इंटेंशन नहीं होता है डिसीव करने का, ठीक है। क्या लिखा है? विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मतलब अगर हम हॉर्स वाला एग्जाम्पल लें तो ए को भी लगता है ऐसा कि उसका हॉर्स गुड कंडीशन में है और बी को भी वो ही बताता है कि हॉर्स गुड कंडीशन में है, ठीक है।
अब आगे हम पढ़ेंगे दो तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक नेग्लिजेंट और एक इनोसेंट। मान लीजिए नेग्लिजेंट कब होगा, जब एक की जिम्मेदारी है कि वो अपने हॉर्स का मेडिकल चेकअप कराए बेचने से पहले, तो वो ए नेग्लिजेंट है, ए ने वो चीज़ नहीं कराई, तो क्या होगा, ये नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। और नेग्लिजेंस मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में बी कैन आस्क फॉर डैमेजेस। बट मान लीजिए ए को भी हॉर्स अभी मिला है या ए को भी नहीं पता है कि वो गुड कंडीशन में है कि नहीं, और बी को वो चीज़ दे देता है, वो प्रोडक्ट। जैसे मान लो ए ने बी को अपना रेडियो सेल किया और एक दिन पहले तक वो बहुत अच्छी कंडीशन में था, या वो नया कंपनी से आया था, ए ने ओपन भी नहीं किया था, इट वॉज इन अ गुड कंडीशन, ए को भी लगता था कि वो रेडियो अच्छा है, वो बी को सेल कर देता है, 10 दिन बाद वो रेडियो चलना बंद हो जाता है। हियर ए हैज़ नॉट कमिटेड मिसरिप्रेजेंटेशन बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज इनोसेंट, बिकॉज ही हिमसेल्फ बिलीव्ड इट टू बी ट्रू। तो यहाँ पर बी कैन नॉट आस्क फॉर डैमेजेस। क्लियर? तो दो तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन। और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है? अगर हम लिखें फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में हम डिफरेंस करना चाहें, ठीक है, फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस करना चाहें तो फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड में यू हैव द इंटेंशन टू डिसीव, आपका धोखा देने का इरादा होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में यू डोंट हैव द इंटेंशन टू डिसीव, आपका डिसीव करने का इंटेंशन नहीं है। हो सकता है आपको वो चीज़ खुद भी पता हो सही है, हो सकता है नहीं भी सही है, बट फ्रॉड में क्या है, यू आर एक्टिवली कंसीलिंग, आप जान के वो चीज़ छुपा रहे हो, यू आर एक्टिवली कंसीलिंग द फैक्ट्स, ठीक है, और ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं होता है। क्लियर? सो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में यही डिफरेंस है। अब लास्ट है आज का हमारा टॉपिक, मिस्टेक। अब देखो मिस्टेक क्या होता है, मैं पहले समझा देती हूँ, फिर हम बेरेक का प्रोविजन पढ़ेंगे। दो तरीके की मिस्टेक होती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, जब दो पर्सन्स हैं और दोनों लोग को कोई चीज़, कोई जो इन्फॉर्मेशन है, जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसको लेकर के उनके बीच में कन्फ्यूजन है, डाउट है, उनको लगता है कि वो वही चीज़ सही है, देन इट इज़ नोन एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इंडियन लॉ रिकग्नाइज करता है और कॉन्ट्रैक्ट को अकॉर्डिंगली वॉइड बना देता है। जैसे मान लो बायलेटरल मिस्टेक है, जैसे मान लो ए है बी है, ए के पास 2 ब्लैक हॉर्स हैं और 1 वाइट हॉर्स है, ठीक है। अब बी आता है, बोलता है आई वॉन्ट टू बाय अ ब्लैक हॉर्स ऑफ योर्स, आई वॉन्ट टू बाय अ ब्लैक हॉर्स फ्रॉम यू। अब एक ये ब्लैक हॉर्स है, एक ये ब्लैक हॉर्स है, ठीक। अब ए को लगता है कि बी ये वाला लेना चाहता है और बी एक्चुअली में ये वाला लेना चाहता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बायलैटरल मिस्टेक हो गई। इन द केस ऑफ बायलैटरल मिस्टेक वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, फैक्ट को आप अपने यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज़ नहीं माना गया है। इसके लिए एक लीगल मैगजिम है, इग्नोरेंशिया जूरिस या लेक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इग्नोरेंशिया लेक्स नॉन एक्सक्यूजाट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। यानी जो भी इंडिया का लॉ है, इंडिया में जितने भी तरीके के लॉज हैं, आप उनको वायलेट करता हुआ कोई भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और बाद में आप बोलें कि मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर कोई फॉरेन का लॉ है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट recognizes foreign law as mistake of fact, लेकिन अगर कोई फॉरेन का लॉ है और उसके रिगार्डिंग अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन जितने इंडियन लॉज हैं, इंडियन लॉज के लिए, फॉर इंडियन लॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज़, आप उसको लेकर के कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। अब चलिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वेयर बोथ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट विच इज़ एसेंशियल टू द अग्रीमेंट इज वॉइड। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने क्या इफेक्ट पढ़ा, द अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड।
ठीक है, द अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। अब देखो क्या कह रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए अग्रीज टू बाय बी अ सर्टेन हॉर्स, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन दो नीदर पार्टी वॉज अवेयर, दोनों को ही नहीं पता था, द अग्रीमेंट इज वॉइड। अब मिस्टेक ऑफ लॉ को क्या लेकर के है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ इट वॉज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू लॉ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, मतलब नॉट इन फोर्स इन इंडिया मतलब मान लीजिए आप फॉरेन लॉ हैज़ द सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो यानी मिस्टेक ऑफ जो फॉरेन लॉ है, एक बार मैं लिख देती हूँ, फॉरेन लॉ will be considered as a mistake of fact, Indian law will be considered as a mistake of law and hence not voidable, but अगर mistake of fact होता है then it is void। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये हमारा फ्री कंसेंट आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट योर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो लर्नर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जाम। लाइक दिस वीडियो, comment if you have any doubt, and please subscribe to the channel because your subscription helps me motivate to bring more such videos. This is already a free initiative from my end, so all I expect from you is a small like and a small share. Thank you so much.